गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वायुमंडल की संरचना पढ़ रहे थे और वायुमंडल की संरचना में हम लोगों ने 5 जो वायुमंडल की परत हैं उस पे हम लोगों ने चर्चा किया था डायग्राम के माध्यम से। और मैंने बताया था कि पांचों जो लेयर हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन हैं, डायग्राम के साथ साथ हम लोग उसको नोट भी किया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्षोभ मंडल के पॉइंट्स को कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग समतापमंडल के पॉइंट को देखेंगे, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समतापमंडल, तो समतापमंडल से क्या पॉइंट्स है, आप लोग जो मैंने डायग्राम बनाया था तो डायग्राम से आप लोग का यहाँ पे क्लियर होगा, परंतु यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर में हम लोगों को क्या देखना है, तो इसका इसका ऊंचाई, ठीक है, कहां से कहां तक है याद करना होगा। 10 से 10 से 1 मिनट, सॉरी, 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, 18 से 50 किलोमीटर, ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगी। 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, और मैंने कल की क्लास में ही आप लोग को बताया था कि इस परत में इसी परत में इसी परत में ओजोन ओजोन पाया जाता है। जो कि जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक, 15 से 35 किलोमीटर तक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था। अब मैंने इसके पहले की क्लास में आप लोग को बता दिया था कि ये ओजोन परत करता क्या है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणें, उसको अवशोषित करता है और अवशोषित करके प्रकाश हमारे पास भेजता है, जिससे क्या है, त्वचा कैंसर संबंधी या हम कह ले स्किन संबंधी कोई भी रोग हमें नहीं होता है। ठीक है, तो ओजोन परत की ये भूमिका होती है। तो यहाँ पे ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि त्वचा त्वचा रोग से त्वचा रोग से ओजोन परत ओजोन परत हमारी हमारी रक्षा करता है हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, हमारे स्किन की रक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें बच्चों यहाँ क्लियर हो रही हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मंडल में जो कि हम लोग का होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अब आएगा मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल, तो देखते हैं मध्य मंडल को। मध्य मंडल, तो मध्य मंडल बच्चों, मैंने आप लोग को पूरा डायग्राम से मैंने आप लोग को समझा रखा है। ठीक है, डायग्राम से समझा रखा है, बस इसमें लिखना जो है बस वही बाकी है। तो मुझे याद है मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था क्या, कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल यानी वायुमंडल, जो सबसे ऊपर वाला एक्सोस्फीयर, इसमें मैंने बताया था कि जो मध्य मंडल है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -100 डिग्री हो जाता है और पूरे इस वायुमंडल के परत में सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है मध्यमंडल में। तो मैंने आप लोग से कहा था कि क्या ऐसा रीजन है कि यहाँ पे मध्यमंडल में तापमान बहुत कम हो जाता है, जबकि हम लोग जान रहे हैं 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आ जाती है। तो अब ऊपर बढ़ रहे हैं तो तापमान एक्सोस्फीयर जो है, ठीक है,
यानी कि बहिर्मंडल वहां पे सबसे कम होना चाहिए, बट क्या क्यों मध्यमंडल में सबसे कम है? तो बच्चों मैंने बताया था कि आयनमंडल और वायुमंडल दोनों में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है, तो मैंने बताया था, तो विद्युत आवेशित कण जो है वो क्या करेगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, और जब वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर वहां पे बढ़ा रहेगा, ठीक है, किसकी अपेक्षा, नीचे के परत की अपेक्षा। तो इसलिए मध्यमंडल में किसी भी टाइप का कोई विद्युत आवेशित कण नहीं पाया जाता, एकदम ये मंडल शांत है, तो इसलिए मध्यमंडल में तापमान सबसे न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो अब डायग्राम में जो जो बात समझाए थे बस वही लिखना है, तो इसको लिख के जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग। मध्यमंडल इस इस मंडल में इस मंडल में तापमान इस मंडल में तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, हो जाता है, जो कि जो कि पूरे वायुमंडल के वायुमंडल के परत में सबसे सबसे कम तापमान सबसे कम तापमान माना जाता है, ठीक है बच्चों। इस बात को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब जो है बात करें इसकी ऊंचाई की, तो डायग्राम आप लोग को याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो 50 से 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक तक इसकी इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये इतनी बात बच्चों आप लोगों को नोट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ ये बात हम लोग नोट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मंडल हम लोग का होगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। अब ये आयन मंडल, तो यहाँ के भी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होंगे। इसका सबसे पहली बात करें, मोटाई कितना है यानी ऊंचाई कितना है, 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति, जिसके कारण पृथ्वी पे, ठीक है, रेडियो संचार, ठीक है, अच्छे ढंग से काम करना या रेडियो संचार का स्थापित हो पाना। यानी आज हम लोग मोबाइल फ़ोन में बात वगैरह करते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो किस मंडल की वजह से पॉसिबल हो पाया, ठीक है, सुन पाते हैं हम लोग आवाज़, तो इसी मंडल की वजह से, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पे नोट करते हैं। इसकी ऊंचाई ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक तक होती होती है, ठीक है। इस मंडल में इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण पृथ्वी पर संचार व्यवस्था स्थापित हो पाई। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात हम लोगों को नोट करना था। तो ये भी कंप्लीट होता है अयनमंडल, और लास्ट हम लोग देखेंगे वायुमंडल। ठीक है, बहिर्मंडल भी जिसको बोलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग को हो जाता है वायुमंडल। ठीक है, इसको बहिर्मंडल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बहिर्मंडल भी बोलते हैं। अब इसका मोटाई, ठीक है, मोटाई मतलब ऊंचाई यहाँ पे, तो मैंने बच्चों देखो बताया था कि जो वायुमंडल है इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर जो होगा, यहाँ तक क्या है, इसका घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, घनत्व ज़्यादा होता है, और इसके बाद से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ये काफ़ी जो है विरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका घनत्व जो है वो क्या होने लगेगा, इसका घनत्व कम होने लगेगा। ठीक है, कम होने लगेगा। ठीक, तो अब देखो घनत्व क्या होगा, कम होगा, और 1000 किलोमीटर के बाद धीरे 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 करते 10,000 किलोमीटर के बाद ये पूरा वायुमंडल हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अमूमन हम धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई को मानते कितना है, जीरो से, यानी धरातल यानी जीरो। ठीक है, धरातल से कितना, 1000 किलोमीटर तक। परंतु क्या 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल पूरी तरह समाप्त हो जाता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी सूक्ष्म मात्रा जो है वो 10,000 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला था कि एथेंटिक आंसर क्या है यहाँ पे बच्चों, इसके ऊंचाई का अगर धरातल से हम बात करें वायुमंडल का, तो 0 से 1000 किलोमीटर ये ज़्यादा मान्य है। ठीक है, कुछ किताबें आपको 10,000 किलोमीटर भी आंसर देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ इसको कवर करते हैं। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर तक तक पाई जाती है, पाई जाती है। इस मंडल में भी, इस मंडल में भी विद्युत आवेशित कण विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। यहाँ पर, तो हम ऐसे लिख दें, यहीं पर कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब आके बच्चों ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग, और चैप्टर का नाम क्या होगा, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, या हम कह ले या हम कह ले ज्वालामुखी नहीं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक पढ़ते हैं, और अर्थक्वेक के बाद तब हम लोग आया जाएगा ज्वालामुखी में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हम लोग का होगा भूकंप एवं ज्वालामुखी, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। चलिए
भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी में सबसे पहले बच्चों हम लोग देखा जाएगा किसको, भूकंप को, ठीक है, भूकंप को। अब देखो मैटर आता है कि भूकंप आते कैसे हैं। तो भूकंप आने के बच्चों दो तरीके हैं, एक तो मानवीय क्रियाकलाप जो हैं उससे भी भूकंप आता है, और एक प्राकृतिक तो है ही। तो प्राकृतिक वाले की चर्चा हम लोग करेंगे, मगर सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लिया जाए कि मानवीय क्रियाकलाप जो है उससे कैसे भूकंप आते हैं, ठीक है। तो मानवीय क्रियाकलाप में यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों नहीं उठाता, बट थोड़ा सा इसका चर्चा मैं कर दूं कि मानवीय क्रियाकलाप में जैसे देखो है क्या कि परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण जब होते हैं तो उससे भी क्या होता है, उससे भी भूकंप आता है, ठीक है। प्लस जो है हम लोग बड़े पैमाने पे जब खनन होता है तो खनन के कारण भी होता क्या है, भूकंप। मगर ये क्या है, ये बहुत मतलब नुकसानदायक नहीं है। परमाणु परीक्षण वाले तो चलो ठीक है थोड़े बहुत हो सकते हैं, मगर खनन की क्रिया में जहां खनन हो रहा है, क्योंकि देखो खनन को हम लोग क्यों इंक्लूड कर लेते हैं भूकंप में, ठीक है, भूकंप में हम लोग इंक्लूड क्यों कर लेते हैं, इंक्लूड करने का कारण यह है कि पृथ्वी पर किसी भी क्रिया के द्वारा अगर कंपन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो वो क्रियाकलाप किसमें ऐड हो जाता है, भूकंप में। तो अब कंपन अगर बहुत हायर है तो जो है बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कंपन अगर बहुत जो है कि कम है तो फिर जो है कोई नुकसान नहीं होता, जान माल की कोई हानि नहीं होती है। तो खनन जब होता है तो खनन में भी कंपन पैदा होता है, ठीक है, वाइब्रेशन होगा, तो उससे भी माना जाता है कि भूकंप आएगा। यानी कि क्या, आसपास की जो दीवारें हैं, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, गिर जाती हैं। कोयला खनन हो रहा है तो ऊपर का जो दीवार वगैरह है वो सब क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको भूकंप में हम लोग काउंट कर लेते हैं। बांध जो है, बांध बनाते हैं तो बांध से भी बच्चों भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमसे एग्जामिनर नहीं पूछता, जो प्राकृतिक रीजन है, ठीक ना, प्राकृतिक रीजन। तो प्राकृतिक कारण वो हम लोग को देखना है। तो प्राकृतिक कारण में बच्चों तीन बात जो है ध्यान रखना है, क्या, प्लेट विवर्तन, ठीक ना। अब ये प्लेट विवर्तन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इसको अभी समझाएंगे। मेन यही है, ठीक है, मेन यही है। ज्वालामुखी जब आता है, फटता है, उससे भी भूकंप आता है। फिर अगर आके उल्का पिंड हमारे धरातल पे गिरा, ठीक है, तो गिरेगा तो बहुत तेजी से जो है कंपन क्रिएट होता है। तो उसका प्रभाव जो है बहुत लंबे स्थान तक, दूर स्थान तक नहीं होता है, ठीक है। परंतु जिस स्थान पे गिरेगा, ठीक है, जहां गिरा वहां तो नुकसान करेगा ही, पूरा गड्ढा कर देता है, ठीक है, और कंपन जो आएगा आसपास के इलाकों को, मकान वगैरह को ये गिरा देता है, ठीक है। तो ये दो विधियां हैं, ठीक, जिसमें हम लोग को प्राकृतिक वाला देखना है। तो प्राकृतिक वाले में मेन हम लोग को क्या देखना है बच्चों, मेन हम लोग को देखना है प्लेट विवर्तन, ठीक है, प्लेट विवर्तन। तो इस बात को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग छोटा सा एक भूकंप का डिफिनेशन लिख लें, ठीक है, डिफिनेशन लिख लें कि भूकंप कहते किसको हैं। तो यहां लिख देते हैं परिभाषा। परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं, जब प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के कारण, प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी के धरातल पर पृथ्वी के धरातल पर अचानक अचानक कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा परिभाषा था, ठीक है। अब यहाँ पे
हम लोग डिवीजन नहीं किया जाएगा मानवीय क्रियाकलाप और प्राकृतिक क्रियाकलाप, ठीक है। सीधे हम लोग आते हैं प्लेट टेक्टोनिक पे, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक पे। तो सबसे पहले बच्चों समझने की जरूरत है कि ये प्लेट क्या है, ठीक है, प्लेट क्या है। तो देखो प्लेट को अगर हम यहाँ समझने का प्रयास करें तो जैसे हम ये एक संरचना बनाएं पृथ्वी का, ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये बच्चों 3 पार्ट में विभाजित है, 3 पार्ट में विभाजित है। एक पार्ट जो है कोर वाला पार्ट है और दूसरा यहाँ ये वाला जो पार्ट है बच्चों ऊपर वाला इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है, इसको बोलते हैं भूपर्पटी या हम इसको कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों इसको कहते हैं मेंटल, मेंटल, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं रूट, रूट, ठीक है। तो अब देखो समझने की जरूरत क्या है, ये जो पार्ट है हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो यहाँ देखो इस वाले पार्ट में यहाँ ऐसे द्रवीय अवस्था में या हम कह ले प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था में यहाँ पाया जाता है मैग्मा, ठीक है, यहाँ पाया जाता है मैग्मा। और ये मैग्मा वाला जो ये स्थान है इसको हम बच्चों किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। अब ये एस्थेनोस्फीयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बच्चों दुर्बल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। ये जो मैग्मा वाली अवस्था जो हमारी है ना, मैग्मा वाली अवस्था, ये मैग्मा वाली अवस्था, अब देखो ये जो पार्ट है हमारे, ठीक है, भूपर्पटी के जिसपे हम रहते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट ये सब, ठीक है, हम लोग के ये रहने का स्थान, ठीक है। अब ये देखो ये 7 बड़ी प्लेटों में ऐसे ये विभाजित है, ठीक है, ये 7 बड़ी प्लेटों में क्या है, ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। और ये क्या होता है, ये हमारे एस्थेनोस्फीयर पे गति करते हैं, ठीक है। मैटर आएगा कि सर गति क्यों करते हैं, इसको अगर समझना है तो यहाँ हम लोग इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ लें कि 2 प्लेटों की संरचना अगर बच्चों यहाँ बना दी जाए कुछ इस तरह से, ये एक प्लेट, ठीक है, और फिर ये दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट। पहली बात तो ये जानो कि प्लेट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चों, प्लेट 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होगा, एक प्लेट जिसको हम कहते हैं महासागरीय प्लेट, ठीक है, महासागरीय प्लेट, यानी कि उसके पार्ट पर होगा क्या, सबसे ज्यादा महासागर होगा। यानी कि अगर हम बात करें 100 में तो 75 से ऊपर क्या होंगे, महासागर होंगे। तो ऐसे जो है प्लेटों को हम क्या बोलते हैं, महासागरीय प्लेट, ठीक है। सुन के आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग अभी जिस धरातल पे खड़े हैं ये 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बच्चों बटा हुआ है और ये एस्थेनोस्फीयर पे ये धीरे धीरे गति कर रहा है, ठीक ना, गति कर रहा है। तो अब मैटर आएगा कि सर ये गति कर क्यों रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसी बात को समझे तो पहला बात तो यहाँ जानो महासागरीय प्लेट, और दूसरा यहाँ पे हमने कह दिया महाद्वीपीय प्लेट। तो 2 टाइप के महाद्वीपीय प्लेट, तो ये बच्चों 2 टाइप के प्लेट होते हैं, 2 टाइप के प्लेट होते हैं। अब इसमें देखो एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि सर प्लेट जो हैं उनके चलने की गति वो कैसी होती है, ठीक है, कैसी। तो अब देखो ये बच्चों ध्यान रखना कि जो महासागरीय प्लेट होगा, ठीक है, उसके चलने की गति क्या है, उसके चलने की, ठीक, तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक है, ये क्या होता है, आगे बढ़ता है। और महाद्वीपीय जो प्लेट है उसका रेशियो क्या है, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक। तो अब जो प्लेट भारी होता है, जो प्लेट भारी होता है वो नीचे की तरफ बैठेगा, जो प्लेट हल्का रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है। फिर मैटर आएगा सर भारी कौन होगा, हल्का कौन होगा। क्लियर रखना ये बात कि महासागरीय प्लेट जो है वो कैसा होगा, वो भारी होगा,
ठीक ना, यानी कि जिस धरातल के उस टुकड़े पे जिस पे समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, और स्थलीय भाग जो है वो नाम मात्र के हैं, तो वो क्या होगा, वो भारी होगा। और जो स्थलीय पार्ट वाला है जिस पे हम लोग मकान बना के रह रहे हैं, ये महाद्वीपीय प्लेट है, और ये क्या होगा, ये बच्चों होगा हल्का, ठीक है, ये होगा हल्का। तो अब देखो यहां मैं तुम लोग को बताता हूं कि ठीक है, यहां देखो मैं एस्थोनिस्फेयर वाला पार्ट बच्चों, एस्थोनिस्फेयर वाला पार्ट मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा अभी कि इसमें गति जो है क्यों उत्पन्न होता है। तो ये एस्थोनिस्फेयर वाला पार्ट, ठीक है, ये एस्थोनिस्फेरल पार्ट, ठीक है, यानी कि मैंने अभी जो यहाँ संरचना इस तरह से कुछ बनाया था, ठीक है, ये संरचना बनाया था यहाँ पे, और मैंने इसको बोला था बच्चों ये क्या है, ये एस्थोनिस्फेयर है, यानी कि इसमें क्या है, मैग्मा है, ठीक ना, मैग्मा, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में। इसी मैग्मा पे ये जो प्लेट के टुकड़े हैं ये क्या होता है, ये गति करते हैं। तो मैंने क्या किया, दो टुकड़ों को बच्चों यहाँ पे ले लिया है और एस्थोनिस्फीयर को मैंने इस रूप में यहाँ पे दर्शा दिया है, ठीक है। तो अब देखो इस क्रम में बच्चों होता क्या है, इस क्रम में होता क्या है कि जब ये प्लेटें गति करती हैं, ठीक है, तो मैं तो पहले यही समझा दूं आपको कि गति क्यों करती हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, सारा चीज, ठीक है। तो गति इसलिए करती है क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न होता है संवहनीय धारा, ठीक है, संवहनीय धारा, कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा। तो अब देखो हम लोग एक चीज बच्चों जानते हैं कि हर गर्म चीजों की लगभग प्रवृत्ति क्या होती है, ऊपर उठना। तो ये गर्म अवस्था में है बच्चों, ठीक है, ये पिघली हुई अवस्था में है, एस्थोनिस्फीयर मैग्मा अवस्था में है, जिसको हम लावा कहते हैं। तो सोचो कितना गर्म होगा। तो अब ये लावा जो है ये क्या होता है, जब इसमें संवहनी धारा उत्पन्न होगा, तो संवहनी धारा उत्पन्न होने के कारण ये मैग्मा ऊपर निकलने का करता है प्रयास, ठीक है, ऊपर निकलने का करेगा प्रयास। अब ये संवहनी धारा भी क्यों उत्पन्न होती है, संवहनी धारा उत्पन्न होने का रीजन बच्चों यहाँ पे बस मात्र इतना है, ठीक है, एक तो मैग्मा की मात्रा बढ़ रही है, प्लेट टूट के इसमें गिर रहा है, ठीक ना, यहाँ देखो ये प्लेट टूट के गिर रहा है। और दूसरी बात जो है, दूसरी बात रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक, तो उनका जब उनका विखंडन होगा तो उससे क्या होता है, संवहनी धारा उत्पन्न होती है। और संवहनी धारा जब उत्पन्न होगा तो अब ये क्या होता है, संवहनी धारा उत्पन्न हुआ तो इसमें ये संवहनी धारा जिस ओर गति कर रही है तो प्लेट को क्या करेगा, वो उसी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब ये संवहनी धारा अगर ऐसे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर की तरफ, और अगर ये ऐसे उत्पन्न हो रहा है तो ये इसको इधर की तरफ ढकेलेगा, ठीक है। तो ये एक गति। तो अब इस गति के केवल ये ही नियम नहीं है बच्चों, अभी और नियम क्या है, यहां देखो, जब ये एस्थोनिस्फीयर से मैग्मा निकलेगा ना, मैग्मा जब निकलेगा तो मान लो ये तोड़ के निकल गया, तोड़ के अगर ये यहाँ निकला तो ये बन जाएगा क्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो जब इसको यहाँ पे बच्चों तोड़ देगा ना, तो तोड़ने के बाद होगा कि बीच से जब निकलेगा ना तो टूट गया। अब तोड़ने के बाद ये क्या हो गया, ऐसे अब ये बीच से, जैसे ऐसे समझो कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं। अब कोई तीसरा व्यक्ति आके अगर बीच से उसके निकलने का प्रयास करे तो उसको क्या करेगा, ऐसे धक्का देगा, तो धक्का देगा तो दोनों क्या होगा, दोनों साइड साइड हो जाएंगे ना। तो यहां पे जब धक्का देगा ये तो दोनों क्या होगा, उस एस्थोनिस्फीयर पे रन करने लगेंगे, ठीक है, रन करने लगेंगे, यानी कि गति करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें गतियां उत्पन्न होती हैं, ठीक। तो अब देखो संवहनी धारा जब उत्पन्न होती है तो ये क्या करता है, ये इसको तोड़ने का करता है प्रयास, ठीक है, तोड़ने का करता है प्रयास। अब अपने प्रयास में ये कई हजार लाख सालों बाद ये क्या होगा, सफल होगा। और सफल होने के बाद ये इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ते हुए ये इसको ऐसे खाली करता चला जाएगा, ठीक है, ये खाली करता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये इसको खाली कर देगा और एक झटका बस इसके लिए अब काफी है। और नतीजा क्या होगा, यहां से ऐसे ये वोल्केनो, ठीक ना, यानी कि ज्वालामुखी इस तरह से फट पड़ेगा, ठीक है। और फट के इसके जो लावा हैं
वो क्या होंगे बच्चों, वो इस तरह से बहने लगेंगे, ठीक है, बहने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्वालामुखी। अब भूकंप कैसे, आसान सी बात है कि जब ये तोड़ने का प्रयास करेगा, संवहनी धारा उत्पन्न होगी, लावा बाहर निकलने का जब प्रयास करेगा तो हमारे धरातल को, हम यहाँ खड़े हैं तो क्या करेगा, ये टक्कर मारेगा, ठीक ना, टक्कर मारेगा। जब बहुत तेजी से टक्कर मारता है, ठीक है, बहुत तेजी से टक्कर मारता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि रिक्टर स्केल 7.8 पे आया है भूकंप, जैसे अभी तुर्की में आया था, ठीक है। तो ये इसी तरह से क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। तो टक्कर मारेगा तो अब कंपन हो गया। तो ये देखने में हमको बोर्ड पे लग रहा है ना कि छोटा सा, मगर ये प्लेट बहुत बड़ा है, ठीक ना, बहुत बड़ा है। अब सोचो ये प्लेट इतना बड़ा है और इसके नीचे मैग्मा भारी मात्रा में विद्यमान है और उसमें संवहनी धारा उत्पन्न हो रही है और वो तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो अब इस प्रयास में होगा क्या कि अगर ज्यादा मैग्मा की मात्रा लेके तेजी से अगर ये ठोकर मारा, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में होगा क्या, ऐसी परिस्थिति में हमारी पृथ्वी हिल जाएगी। और अगर हिलेगी तो मान लो इसकी तीव्रता ज्यादा रही तो मकान वकान सब क्या करता है, गिरा देता है और धरातल को हल्का सा क्रैक भी कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से विनाश होता है। तो ये बच्चों कारण होते हैं धरातल पे भूकंप आने का और ज्वालामुखी बनने का। तो वही मैंने कहा, तोड़ के अगर निकल गया तो ये बन गया ज्वालामुखी, और अगर ठोकर मार रहा है तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चों भूकंप, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात पता चली। अब हम ये देखें कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या करता है बच्चों, ठीक है, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या करता है। चलो, तो अब हम लोग एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमसे करता है उस बात को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे सारी बातों की यहाँ पे चर्चा कर दें क्या कि भूकंप जो है जब आता है तो आने के पहले क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम जान जाए कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों अब याद रखना, अभी हमारा विज्ञान इतना उन्नति नहीं कर पाया है कि हम जान सके कि 1 घंटे 2 घंटे 5 दिन 4 दिन बाद या 10 मिनट बाद भूकंप आने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग इतना उन्नति नहीं कर पाए हैं, ठीक। तो कोई जरिया नहीं है, एक जरिया है बच्चों, मगर वो जरिया जो है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। क्या कि जब भूकंप आना होता है तो हमारे वायुमंडल में एक गैस है, वो क्या होता है, धरातल से निकलना शुरू कर देता है और उसको हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पूछता है कि कौन से गैस का हमारे धरातल के अंदर से वायुमंडल में आना भूकंप का संकेतक होता है। तो आपको गैसों के कई नाम दिए रहेंगे, ठीक है। तो उसमें एक नाम होता है बच्चों रेडॉन गैस, ठीक ना, रेडॉन गैस। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये लिख देंगे कि रेडॉन गैस के उत्सर्जन से भूकंप आने की पूर्व सूचना प्राप्त होती है, ठीक। तो अब कहोगे कि सर है तो जरिया, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि काफी नहीं। काफी ना होने का रीजन ये है कि बच्चों मात्र भूकंप आने के 30 से 40 सेकंड पहले, सेकंड मिनट भी नहीं, 30 से 40 सेकंड पहले, ठीक है, ये रेडॉन गैस हमारे वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। अब 30 से 40 सेकंड पहले अगर उत्सर्जित हुआ तो हम कहाँ जो है कि कुछ कर पाएंगे। अगर 6 मंजिले बिल्डिंग पे हैं तो 30 सेकंड कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और पहली बात तो ये है कि रेडॉन गैस अगर रिलीज हो रहा है तो हम कैसे जान पाएंगे कि रेडॉन गैस जो है रिलीज हो रहा है। बहुत सारे तरह की गैसें हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि भूकंप आने का कोई हमारे पास पूर्व जो है सूचना नहीं है। मगर यहाँ पे इस गैस को लेके एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो रेडॉन गैस की उपस्थिति क्या संकेत देती है, ठीक है, भूकंप के आने की, ठीक। अब अगला एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन यह है कि भूकंप का अध्ययन
किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बच्चों सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी। तो हम यहाँ लिख दें कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब हम अगला बात करें कि जो हमारे भूकंपी तरंगे होते हैं, ठीक है, भूकंपी तरंगे, उनको मापने का क्या कोई यंत्र भी है? बिल्कुल है। बिना जो है, बिना यंत्र के तो हम जान ही नहीं पाएंगे ना कि तीव्रता क्या है। तो ये क्या होता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या बताता है? भूकंप भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात हम लोग देखें। अब जरा यहाँ बच्चों एक फिर डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसको सही करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्थान लिया और एक स्थान यहाँ पे लिया, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा कि प्लेटों का टक्कर मान लो कहाँ हुआ है? प्लेटों का टक्कर मान लो यहाँ पे हुआ है। अगर प्लेटों का टक्कर यहाँ पे हुआ है तो यहीं से क्या होगा? भूकंपी तरंगे उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो जहां से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि उसको हम क्या कहते हैं? तो भूकंपी तरंगे जहां पे उत्पन्न होंगी इसको हम बोलते हैं भूकंप मूल यानी फोकस, भूकंप मूल। और इसके बाद अब ये तरंगे बाहर निकलने का प्रयास करेंगी, तो ये इधर जाएगा, ये इधर और ये ऐसे ऊपर, ठीक है, यहाँ। तो इस क्रम में ये जो तरंग है यहाँ पे जब बच्चों आता है, ठीक है, तो सबसे नजदीक क्षेत्र कौन होता है? ये यहाँ पे होगा, ठीक है, सबसे नजदीक होगा ये। तो सबसे पहले भूकंप कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब ये तो पूरा मान लो ये पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है, मैंने हाफ निकाला है केवल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भूकंपी तरंगे सबसे पहले अनुभव होंगी। तो पूछता है क्वेश्चन, भूकंपी तरंगे जहां मनुष्य सबसे पहले महसूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों भूकंप अधिकेंद्र, ईपी सेंटर, ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया भूकंप अधिकेंद्र। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि भूकंप मूल क्या है और भूकंप अधिकेंद्र क्या है, ठीक है। तो आप देखे होंगे जब भी भूकंप आता है, तो अभी तुर्की में भूकंप आया तो फिर देखते हम लोग कहते हैं कि इस बार अधिकेंद्र क्या रहा है, एपिसेंटर उसका क्या रहा, तो स्थान का नाम देते हैं, ठीक है। तो वही स्थान जहां पे सबसे पहले भूकंपों को महसूस किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे बच्चों भूकंप मूल, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, भूकंप आया तो अब भूकंपी तरंगे जो हैं वो कितने टाइप की होंगी? भूकंपी तरंगे 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो भूकंपी तरंगे 3 टाइप, अब कौन कौन सी? तो यहां लिखते हैं भूकंपीय भूकंपीय तरंगे
तीन प्रकार की तीन प्रकार की तीन प्रकार की होती हैं। तो तीन प्रकार की तरंगे कौन कौन सी हैं बच्चों? तो तीन तरंगे हैं, पी है, दूसरा है एस, तीसरा है एल। ठीक है, पी एस एल। इसी से बच्चों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें पी तरंगों को। ठीक है, तो पी तरंगों को हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी वेव्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग। ठीक है, तरंग, और इसको मैं बना दिया हेडिंग। ठीक है, प्राथमिक तरंग। ठीक है, चलिए तो इसको हेडिंग बना देते हैं। अब प्राथमिक तरंगों की क्या खूबी है? तो प्राथमिक तरंगों की खूबी ये होती है बच्चों कि प्राथमिक तरंग जो है, अब पूछेगा इन तीन तरंगों में सबसे तेज गति किसकी होती है? तो सबसे तेज गति किसकी होगी? सबसे तेज गति होती है पी तरंगों की। ठीक है, बट अगर पूछे अब कि पी तरंगों की गति सबसे तेज है, तो पी एस एल इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? ठीक है बच्चों, तो पी एस एल जो है इसमें सबसे खतरनाक कौन होगा? तो अब बच्चों ये ध्यान रखना है, सबसे खतरनाक कौन होगा? एल तरंग। ठीक ना, जिसको हम कहते हैं धरातलीय तरंग। ठीक ना, सरफेस वेव्स। तो ये जो धरातलीय तरंग है एल वाला, ये सबसे खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये लंबी दूरी तय करता है और धरातल के बहुत नीचे ये नहीं रहता है। ठीक ना, इसका जो मूल है, भूकंप मूल, यानी भूकंप जहां से उत्पन्न होगा वो बहुत नीचे से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, नीचे से उत्पन्न नहीं होगा, वो क्या होगा? बहुत ऊपर रहेगा। और जब ऊपर रहेगा तो उसके वेव्स सोचो बच्चों कितना ज्यादा हम लोग को मिलेंगे। ज्यादा मिलेंगे तो फिर नुकसान भी काफी ज्यादा होगा। और पी वाले का मैटर क्या है? पी वाला जो है वो धरातल के काफी नीचे होता है। ठीक है, धरातल के काफी नीचे हुआ, कई किलोमीटर। ठीक है, 100-120 किलोमीटर नीचे। तो अब अगर 100 किलोमीटर नीचे उत्पन्न हो रहा है, तो अब इसकी तरंगे ऊपर आते आते जो है धरातल तक आते आते गायब हो जाती हैं। ठीक है, जिससे हमको पी तरंगों से, ठीक है, पी तरंगों से कोई नुकसान नहीं होता है। और इसकी एक विशेषता क्या है? ये ठोस द्रव गैस, ये तीनों में चल सकते हैं। ठीक ना, ठोस द्रव गैस ये तीनों में चल लेते हैं, जबकि एस तीनों में नहीं चल पाता। वो जब द्रव अवस्था आती है तो वहां पे आके क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे नोट करते हैं बच्चों। तो पी तरंग में देखें इसकी इसकी गति इसकी गति सबसे सबसे तेज सबसे तेज होती है। इसकी गति सबसे तेज होती है, परंतु परंतु ये बहुत ही कम बहुत ही कम विनाशकारी बहुत ही कम विनाशकारी होती है। बहुत ही कम विनाशकारी होती है, यानी कि इससे जो है बहुत विनाश नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे नोट कर दें, यह ठोस द्रव गैस तीनों तीनों माध्यम में तीनों माध्यम में गमन गमन कर सकती है। ठीक है, गमन कर सकते हैं, यानी कि बच्चों तीनों माध्यम में क्या होगा? ये चल सकती हैं। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब पी तरंगों के बाद हम लोग अगला तरंग देखें, तो हम लोग इसको देखेंगे एस तरंग। ठीक है, एस तरंग सेकेंडरी वेव्स, यानी द्वितीयक द्वितीयक तरंगे।
द्वितीयक तरंगे, ठीक है, द्वितीयक तरंगे। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह ठोस में गमन करती है परंतु द्रव में ये द्रव क्लियर है? चलो इसको करेक्ट कर देते हैं बच्चों। परंतु द्रव में विलुप्त हो जाती हैं। परंतु द्रव में विलुप्त हो जाती हैं, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा मौजूद है। ठीक है बच्चों, मैग्मा मौजूद है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है, भूकंप छाया क्षेत्र, ठीक है, भूकंप छाया क्षेत्र। अब ये क्या है? अर्थक्वेक शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र। इसको समझना है बच्चों, तो यहाँ ध्यान देना, भूकंप छाया क्षेत्र जैसे देखो है क्या, हमारा ये पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी में यहाँ क्रोड वाला पार्ट, ठीक है, क्रोड वाला पार्ट। तो अब देखो होगा क्या कि मान लो भूकंप की उत्पत्ति, ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति यहाँ से हुई, तो अब ये सबसे पहला जो स्थान होगा ये सबसे नजदीक, तो ये तो भूकंप मूल हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों भूकंप अधिकेंद्र। तो ये चारों तरफ गमन करेगा, तो ये इधर भी जाएगा, तो इधर भी, यहाँ, यहाँ। परंतु अब देखो क्या होता है, ये जो द्वितीयक तरंग है, ये जो मैग्मा वाला क्षेत्र है ना, मैग्मा वाला, ठीक है, मैग्मा वाला, तो ये इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। तो ये होता क्या, बस ऐसे ये यहाँ से इस तरह से ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे भूकंप नहीं आ पाता, यानी कि तरंग जो है यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। तो जब यहाँ नहीं पहुंच पाता, तो इस वाले पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र। तो जिस स्थान पर द्वितीयक तरंग न पहुंच पाए, ठीक है, या जिस स्थान पर भूकंपी तरंगे न पहुंच पाती हों, ठीक है, उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो उसको हम कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। तो ये भूकंप छाया क्षेत्र। अब ये जो मैग्मा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो एस तरंग ऐसा है जो ये बताता है कि पृथ्वी के धरातल में अंदर कहीं ना कहीं द्रव अवस्था में चीजें मौजूद हैं, यानी मैग्मा मौजूद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर। अब हम लोग आते हैं एस तरंग के बाद आते हैं लास्ट, ठीक है, लास्ट आते हैं, एस तरंग हो गया, एल तरंग, ठीक है, इसको लिखेंगे एल तरंग, ठीक है, और एक नाम इसको दे देंगे धरातलीय तरंगे, ठीक है, धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यही सबसे खतरनाक है। हम लोग को जो भूकंप का अभी जो तुर्की में हुआ, वो किसका रिजल्ट है? वो इसका रिजल्ट है, ठीक है, इसका रिजल्ट। तो अब ये खतरनाक क्यों है? ठीक है, ये खतरनाक बच्चों इसलिए है क्योंकि
ये धरातलीय तरंग है, यानी कि हमारा जो धरातल है धरातल से बहुत नीचे, ठीक है, ये नहीं है। अब नीचे नहीं है परंतु इसकी स्पीड क्या है, बहुत कम है। तो यही बच्चों देखो, जब पता रहता है बच्चों को कि सबसे तेज गति किसकी, पी की, सबसे धीमी गति किसकी, एल की, तो लगता है कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन होगा, तो पी होगा। बट नहीं, ऐसा है। क्यों? पी तेज है उसकी गति, परंतु वो क्या, धरातल के काफी नीचे आता है, और ये जो है धरातल के ऊपर रहेगा। धरातल के ऊपर मतलब यहाँ ऊपर नहीं, ठीक है, काफी मतलब हमारा जो क्रस्ट जो है जिस पे हम लोग खड़े हैं इससे नीचे रहेगा कुछ ही किलोमीटर। तो इसलिए इसका प्रभाव जो है वो काफी हानिकारक होता है, ठीक है। अब इसको लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वेव्स के कारण कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि एल तरंग लॉन्ग वेव्स की वजह से इसको बोल रहे हैं, नहीं। इस तरंग की खोज किया था एडवर्ड हफ लव, ठीक ना, एडवर्ड हफ लव। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है बच्चों एल तरंग, ठीक ना, एल तरंग। तो इसके खोजकर्ता का नाम भी पूछता है, तो पहले इसी बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। इस तरंग की खोज एडवर्ड हफ एडवर्ड हफ लव लव ने किया था, ने किया था। इसीलिए इसे इसे एल तरंग कहते हैं, एल तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बच्चों क्लियर होती है, ठीक। अब इसमें लिख दें नेक्स्ट बात, इसकी गति, इसकी गति काफी धीमी होती है, परंतु परंतु यह यह सर्वाधिक सर्वाधिक विनाशकारी विनाशकारी होती है, ठीक है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब ये विनाशकारी क्यों है, मैंने इस बात का बच्चों आंसर आप लोग को दे दिया है, ठीक है। और इसी में एक बात और जोड़ दें कि यह क्या करती है, सबसे लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। यह तीनों तरंगों में सबसे लंबी दूरी सबसे लंबी दूरी तय लंबी दूरी तय करती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, ठीक है, पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों, अब अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें और जाननी है हम लोगों को, और क्या, भूकंप का क्षेत्र, ठीक है। तो भूकंप का क्षेत्र हम लोग मूल रूप से दो भूकंप के क्षेत्र, ठीक है, दो भूकंप के क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, दो भूकंप के क्षेत्र देखेंगे। अब दो को क्यों देखेंगे, क्योंकि यहीं से हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो आओ इसको हम लोग देखते हैं। एक बात पहले और नोट कर दूं, ठीक है, एक बात पहले और नोट कर दूं। नोट करना क्या है, ये आप लोग को वैसे ही पता है, ठीक है, कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, परंतु उसकी इकाई क्या है, तो रिक्टर स्केल, ठीक ना, रिक्टर स्केल पे ये इसकी तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे भूकंप भूकंपीय पेटी, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट होगा भूकंप प्रभावित क्षेत्र या उसकी पेटी, ठीक है। चलो।
भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी, ठीक है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं जैसे अब जैसे की बात बच्चों, यहाँ हेडिंग पड़ा प्रशांत महासागरीय पेटी। तो दो हम लोग को पेटी देखना है बच्चों, दो बेल्ट देखने हैं, तो प्रशांत महासागरीय पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक। तो अब देखो हम लोग मैं कल बच्चों डायग्राम जो है पहले से यहाँ पे अपलोड किए रहूंगा, तो मैं आपको डायग्राम से आपको मैं समझा दूंगा कि देखो यहाँ पे भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है, और पूरा क्षेत्र जो है आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मैं अभी प्रशांत महासागरीय पेटी में कौन कौन से देश, ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं, इस बात को मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं मैप में उसको समझा दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो पेटी है, इस पेटी में विश्व का, इस पेटी में विश्व के 63%, 63% भूकंप आते हैं, जैसे अब जैसे में बच्चों क्या हमको ध्यान रखना है, देश, ठीक है, जैसे में देश। तो आप देखो प्रशांत महासागरीय वाला जो आप बेल्ट देखोगे ना, प्रशांत महासागरीय वाला बेल्ट, तो उसके जो किनारे किनारे जो देश हैं, ठीक ना, जापान है, चिली है, अलास्का है, ठीक है, फिलीपींस है, पेरू है, मैक्सिको है, तो ये सब जो क्षेत्र हैं, इन्हीं को हम बच्चों, ये जो क्षेत्र है यहीं पे भूकंप आते हैं, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र। तो ये विदाउट डायग्राम यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं कल डायग्राम यहाँ पे बोर्ड पे अपलोड किए रहूंगा और फिर मैं आपको कल इसको क्लियर कर दूंगा इस क्षेत्र को, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग केवल जो है इसका जो देश हैं, ठीक है, उन देशों के नाम केवल नोट कर लेते हैं, डायग्राम में हम लोग कल समझा जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखें तो नंबर 1 पे लिख दें जापान, चिली, चिली के बाद यहाँ देख ले बच्चों तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की बात देख लें अलास्का, ठीक है। तो यहाँ बहुत देशों के नाम नहीं लिखने हैं बच्चों, कल मैं आप लोग को जब समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है ये देश याद करने ही नहीं पड़ेंगे, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गया प्रशांत महासागरीय पेटी का, ठीक। अब जो अगला होगा वो हम लोग का क्षेत्र कौन होगा बच्चों, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। तो यहां लिख दें इसमें या इस पेटी में विश्व के कुल भूकंप का, विश्व के कुल भूकंप का 21% भूकंप आता है, अब इस पेटी की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे इटली, ठीक है, भारत, हम लोग का जो देश है वो इसी पेटी में सम्मिलित है, ठीक है, इटली, भारत,
तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, नेपाल आदि। तो कल डायग्राम से आपको ये बच्चों, डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेपाल आदि, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्लियर होता है, ठीक है, भूकंप का चैप्टर। और अब कल हम लोग देखा जाएगा ज्वालामुखी और जो दोनों पेटी मैंने कहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे आज मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कल मैं आपको मैप के द्वारा इसको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट डे की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।